नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में से दूसरा पाठ तलाश के चौथा भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 3 भाग का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की। पहला बिंदु भारत की शक्ति और सीमा, दूसरा बिंदु भारत के अतीत की झांकी, तीसरा बिंदु भारत की तलाश और आज जो है भारत माता जो बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोता से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। लेखक कहते हैं कि मैंने एक के बाद एक अनेक सभाएं आयोजित की। सभा में जब भी वे जाते थे तो श्रोता से वे चर्चा करते थे। श्रोता अर्थात सुनने वाले, उनसे वे इस देश की चर्चा करते थे, हिंदुस्तान की चर्चा। वही हिंदुस्तान जहाँ पर कि अनेक जाति रहती हैं। और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक का अर्थ होता है जिसने कोई काम आरंभ किया हो। तो भरत जो है हमारे प्राचीन एक राजा थे, बहुत महान राजा थे। उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। लेखक कहते हैं मैंने ऐसी सभाएं जो हैं वो शहर में कम आयोजित की थी क्योंकि यहाँ पर जो श्रोता हैं वे आधुनिक हैं। अपेक्षाकृत का अर्थ होता है तुलना में, किसी की तुलना में, अर्थात ग्रामीण लोगों की तुलना में ये लोग आधुनिक थे। ये लोग चाहते थे, शहरी लोग ये चाहते थे कि दमदार भाषण हो। पर सीमित नज़रिए वाले किसान को मैंने इस महान देश की बाबत बताया। बाबत का अर्थ है बारे में बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने गांव के जो किसान हैं उनसे बात की और उन्हें हमारे महान देश के बारे में बताया और साथ ही साथ यह भी बताया कि इसका मुक्त होना क्यों आवश्यक है और कैसे एक हिस्सा दूसरे से अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। लेखक कहते हैं कि मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर किसान की सामान्य समस्याओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाई और यह बताया कि स्वराज जो है कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जो कि भारत का सदस्य है, भारत का निवासी है, उनके लिए यह आवश्यक है। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। लेखक कहते हैं कि मैंने किसानों को अपनी जो दूर दूर की जो यात्राएं मैंने की थी, उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे का नाम है जो कि 7,500 फुट ऊंचा है, वहाँ से लेके कन्याकुमारी, साथ ही साथ केप कोमरिन का जो जगह है उस यात्रा के बारे में मैंने किसानों से बात की को बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, ज़मींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। लेखक बताते हैं कि मैं जिस भी क्षेत्र में गया, चाहे मैं उत्तर क्षेत्र में गया, चाहे मैं पश्चिमी क्षेत्र में गया, चाहे दक्षिणी में, चाहे पूर्व में, वहाँ के किसान जो थे उनकी समस्याएं सबकी एक समान थी। वही गरीबी, वही कर्जा, वही ज़मींदारी, वही पुलिस का अत्याचार। और लेखक कहते हैं ये सभी उस ढांचे में लिपटे हुए थे
जो कि हमारे पर इस विदेशी हुकूमत ने ज़बरदस्ती हमारे पे लाद दिया है। हुकूमत का अर्थ होता है अधिकारी, जो है हुक्म करने वाला, अधिकार करने वाला। तो ये जो विदेशी लोग हैं, इन लोगों ने हमारे पे जानबूझ के आरोपित कर दिया है, अर्थात ये दोष हमारे पे लगा दिया है। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। लेखक कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि राहत सबको मिलनी चाहिए, और अगर हम भारत को अखंड माने, अखंड का अर्थ होता है संपूर्ण, एक देश माने हम लोग, तो हमें ये मानना होगा कि इस विश्व के अंदर भी हमारा कोई ना कोई हिस्सा है, अर्थात हम भी इस विराट विश्व के हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर इतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। लेखक कहते हैं ये काम आसान नहीं था, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था जितना कि मैंने उसके बारे में सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोने में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। लेखक कहते हैं कि ये जो लोग थे, हमारे गांव के लोग, ग्रामीण जो लोग थे, इन्होंने हमारी प्राचीन महाकाव्यों, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की हुई थी, और साथ ही साथ जो देश की इन्होंने अपनी अवधारणा बना रखी थी, अर्थात उनके अपने विचार जो थे उससे वे लोग परिचित थे। हमारे साहित्य से कहीं ना कहीं वे लोग परिचित थे। इसलिए इन लोगों को समझाने में मुझे ज़्यादा समस्या नहीं आई, और काफ़ी कुछ ऐसे लोग भी थे इनमें से जिन्होंने भारत के 4 धामों की यात्रा भी की थी, अर्थात धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता था कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। लेखक कहते हैं कि कभी कभी मैं जब सभा में पहुंचता था तो मेरे स्वागत के लिए एक साथ खूब सारे जो लोग होते थे सभा के अंदर उपस्थित, वो भारत माता की जय बोलते थे। मैं अचानक उन्हीं से प्रश्न कर लेता कि ये तुम बोल रहे हो भारत माता की जय, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका। उनके लिए ये एक मनोरंजक सा लगता था, अर्थात मनोरंजन करने वाला, चकित भी कर देता था कि क्या हम पूछना क्या चाह रहे हैं उनसे। लेखक कहते हैं कि कोई जवाब नहीं दे पाता था। वे एक दूसरे की तरफ देखते थे पहले, फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं उनसे फिर वही सवाल करता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता था, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी, उसके अपने गांव के टुकड़े की या जिले की। अब लेखक कहते हैं कि वहाँ पे उपस्थित एक हट्टा कट्टा जाट जो था, वो काफ़ी पीढ़ियों से इस मिट्टी से जुड़ा हुआ था। इस प्रश्न का जवाब वो देता है कि जो भारत माता की मिट्टी है, इसे हम भारत माता कहते हैं। लेखक कहते हैं, मैं फिर से उससे सवाल करता कि किस मिट्टी की बात कर रहे हो, तुम्हारे गांव की मिट्टी की बात कर रहे हो, तुम्हारे ज़िले की मिट्टी की बात कर रहे हो, या राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी की। प्रश्नों का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते, और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा वह भी जो बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं।
लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। अब लेखक कहते कि वो जब तक मुझे उत्तर ना दे देते ये सिलसिला आगे तक ऐसे ही जारी रहता। लेखक कहते हैं आखिर में मैं उन्हें उत्तर देता कि जो उत्तर उन्होंने सोच रखा है वो तो सही है, वो सारा उत्तर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उत्तर और भी है। भारत के पहाड़ हो गई, नदियाँ हो गई, जंगल हो गए और साथ ही साथ जो खेत जो कि हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं अर्थात हमें प्रदान करते हैं, वे सभी हमें प्रिय हैं। इसके अलावा सबसे मुख्य बात जो है वो है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लोग हैं और इनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। अब लेखक कहते हैं मैं अंत में उनसे कहता कि पहाड़, नदियाँ, जंगल, खेत ये तो सारे के सारे भारत के अंदर आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है भारत की वो है इसमें रहने वाले लोग। इस विशाल धरती पर जो चारों ओर फैले हुए हैं वो लोग अर्थात लाखों करोड़ों लोग जो इस देश के अंदर रहते हैं। तो इसकी जय का अर्थ है इस जनता जनार्दन की जय। जनता अर्थात जनसाधारण, जनार्दन अर्थात सभ्य लोग या उचित व्यवहार करने वाले लोग जो कि इस देश में रहते हैं, उन सब की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। लेखक कहते मैं ये कहता कि भारत माता के हिस्से तुम हो अर्थात हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब जो भारत माता की जय है इसका मतलब तुम्हारी जय है। तो जैसे जैसे ये विचार उनके दिमाग में बैठता अर्थात उन्हें समझ आने लगता, उनकी आंखें चमकने लगती, उन्हें ऐसा लगता कि उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो बच्चों आज हम इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे भारत माता। बाकी जो शेष जो बिंदु रह गए हैं दो, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।